जय भीम, नमस्कार। मैं हूं अशोक दास। आप देख रहे हैं दलित दस्तक। रोहित वेमुला का मामला, पायल तडवी का मामला एक वक्त में सुर्खियों में रहा था। किस तरीके से उनको मजबूर किया गया, जो एक इंस्टीट्यूशनल सुसाइड के लिए, और कहीं ना कहीं उसे सांस्थानिक हत्या बताया गया। उस मामले को लेके काफी शोर शराबा हुआ। बात हुई कि एक कानून बने जिससे माहौल बेहतर हो, हायर एजुकेशन में बच्चे ठीक से पढ़ पाए। अब वो मामला सुप्रीम कोर्ट में आया है। रोहित वेमुला की मां और पायल तडवी की मां सुप्रीम कोर्ट में, इन दोनों ने एक पीआईएल दाखिल किया है, जिसमें यह मांग की गई है उन दोनों की तरफ से कि एससी एसटी वर्ग के जो छात्र आते हैं हायर एजुकेशन में, उनके लिए एक बेहतर इन्वायरमेंट बनाया जाए, ताकि फिर कोई दूसरा रोहित वेमुला ना सामने आए, दूसरा कोई पायल तडवी ना। और इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच में सामने ने सुना था, जिसे जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस एम एम संद्रेश ने सुना था। और इसको इस मामले में वकील जो थी, जो जो डिस्कशन कर रही थी, जो जिरह कर रही थी, उनका नाम है एडवोकेट दिशा वाडेकर। दिशा वाडेकर वो शख्स हैं जिन्होंने डेल्टा मेघवाल के मामले में, जो राजस्थान का मामला था, उसमें उन्होंने डेल्टा मेघवाल को इंसाफ दिलाया था। और अब इस मामले को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट में लड़ रही हैं। दिशा हमारे साथ हैं। दिशा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दलित दस्तक ज्वाइन करने के लिए। और ये जो मामला आप लोग लेके आए हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो मामला कितना अहम है? और इस सवाल का जवाब हम लेने से पहले हम दर्शकों को बताते हैं, दिशा को हम सबकी तरफ से, दलित दस्तक की तरफ से शुभकामनाएं। ये एलएलएम करने के लिए जा रही हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। कॉन्ग्रेचुलेशन दिशा, उसके लिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। जी। हाँ, तो ये जो पीआईएल आप लोग लेके आए हैं, इस पीआईएल में आप लोग क्या कह रहे हैं, कितना इम्पोर्टेंट है, और क्या जो 6 तारीख को जो आ, बहस हुई, जो बातें आप लोगों ने रखी, क्या हुआ उस? इस पीआईएल में जो दो पिटिशनर्स है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि उनके बारे में थोड़ा बताओ। ये दो माएँ हैं जिन्होंने अपने बच्चे जो है ये एससी एसटी कम्युनिटी से आते हैं। तो उन्होंने अपने बच्चे खोए हैं टू, जैसे आपने कहा, इंस्टीट्यूशनल मर्डर। और इसको दिस इज अ वेरी डिबेटेबल टॉपिक कि उसको इंस्टीट्यूशनल मर्डर कहा जाए या लीगल लैंग्वेज में कुछ और कहा जाए, क्योंकि लीगल और ऐसे जो सुसाइड्स है या इंस्टीट्यूशनल या मर्डर्स है, इनको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। जो फर्स्ट पिटिशनर है वो अबीदा सलीम तडवी है, जो पायल तडवी की मदर है। पायल तडवी was the first doctor to come from ट्राइबल Bhil कम्युनिटी। Tadvi community from tribal community from Maharashtra. और she was harassed by her upper caste, जो उनके सीनियर्स थे उनके मेडिकल स्कूल में। वो एमडी कर रही थी, और अगर वो एमडी करती तो वो अपने समाज की पहली लड़की होती या पहली शख्स बहुत होती लोगों को जिसने इंस्पायर करती हो। एमडी किया है। बहुत लोगों को इंस्पायर करती जी। और सेम रोहित वेमुला का तो हमको इंसिडेंट पता है 2016 का। तो रोहित वेमुला वाज अ पीएचडी स्कॉलर from Dalit community, and he again was compelled to take his life. तो उनकी जो मदर है राधिका वेमुला, जिनको हमने वैसे भी अदरवाइज भी उनको पॉलिटिकली बहुत एक्टिव देखा है, तो इन दोनों ने पिटिशन किया सुप्रीम कोर्ट में कि ये सुसाइड्स जो है एससी एसटी बच्चों के, ये एक इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम है, ये एक सिस्टेमिक प्रॉब्लम है, ये कोई इंडिविजुअल केसेस नहीं है, और इसका पैटर्न है। और इस पैटर्न को एड्रेस करने के लिए कुछ सुप्रीम कोर्ट हमें गाइडलाइंस दे, क्योंकि क्लियरली इस वक्त जिस हिसाब से हमारा लॉ है और लीगल सिस्टम है, वो इन ऑफेंसेस को, जैसे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन रिलेटेड जो ऑफेंसेस है, इनको आइडेंटिफाई नहीं करती है या इनको डिफाइन भी नहीं करती है। अगर आप अट्रॉसिटीज एक्ट देखो, जो एससी एसटी अट्रॉसिटीज एक्ट है, उसमें कई तरीके की अट्रॉसिटीज डिफाइंड है, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड अट्रॉसिटीज है, सेक्सुअल वायलेंस रिलेटेड अट्रॉसिटीज है, लैंड ग्रैबिंग के जो मामले हैं उनकी अट्रॉसिटीज है। ये सारी अट्रॉसिटीज है, बट एजुकेशन रिलेटेड स्पेशली जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, और वो बहुत इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, दिखने में बहुत ही सटल डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। कुछ शब्दों का प्रयोग करना कि आप अनमेरिटोरियस हो, आप कोटे से आए हो, ये ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करना, या तो बहुत सिस्टमैटिकली चीजें करना, जैसे कि लिस्ट्स लगाना
लॉबी में, कॉलेज की लॉबी में कैटेगरी वाइज लिस्ट्स लगाना और बच्चों को एक तरीके से एक्सपोज करना, या एडमिनिस्ट्रेशन जो चीजें करता है, जैसे कि फ्री या स्कॉलरशिप का आपका जब फॉर्म होता है तो वहां पे जानबूझ के उसमें डीले करना, उसमें उसमें हैरेसमेंट करना, ये सटल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, बट बहुत वायलेंट है। क्योंकि दे आर टेकिंग लाइव्स, बच्चों की जाने जा रही है। तो डेफिनेटली वायलेंट बट सटल और डायरेक्ट फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, इसको डिफाइन नहीं किया लॉ में, ना ही अट्रॉसिटीज एक्ट में डिफाइन किया, ना आईपीसी में डिफाइन किया, ना किसी दूसरे कायदे में डिफाइन किया। तो इसके लिए कोर्ट कुछ करे, और कोर्ट एक एक तरीके से एक कोर्ट लॉ मेकिंग भी करता है एक हिसाब से। जैसे कि आप अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट का जो एक्ट है, विशाखा गाइडलाइन जिसको कहते हैं, तो विशाखा गाइडलाइंस कैसी आई थी? कोई कायदा नहीं आया था पार्लियामेंट की तरफ से, कोर्ट ने इसके गाइडलाइंस इशू किए थे और बाद में कायदा बना। तो हम चाहते थे कि और ये जो दो माएँ हैं ये चाहती थी कि कोर्ट ये गाइडलाइंस इस तरीके से कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इन हायर एजुकेशन पे इशू करे। जी। तो उस दिन क्या बहस हुई, क्या बातें हुई, आपने क्या डिमांड रखी, और आपने बताया भी जजेस की तरफ से क्या कहा गया, आगे इसमें क्या संभावनाएं बन रही तो इस पॉइंट पे लॉ ऐसा है कि एक इक्विटी इन हायर एजुकेशन गाइडलाइंस करके 2012 की गाइडलाइंस है, जिसको हम SC ST गाइडलाइंस के तरीके से जानते भी हैं। और आप अगर देखोगे तो हमने कोर्ट के सामने 3-4 साल के हमने RTIs लाए हैं, और उसमें UGC के जो चेयरमैन है वो हर साल हर कॉलेज हर यूनिवर्सिटी वेदर प्राइवेट एडेड अनएडेड को लिखता है, ये कह के कि यू हैव टू सेट अप एन SC ST सेल। और उस SC ST का सेल का काम ये है कि वो इंक्वायरी करे, अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन के केसेस हो, इन्वेस्टिगेशन करे, उसकी रिपोर्ट लेके आए। और दूसरा काम ये भी है कि कुछ सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करे, कि जैसे कि बच्चों को ब्रिज कोर्सेज की जरूरत है, इंग्लिश की कोर्सेज की जरूरत है, तो इस किस्म से वो एक सेल का ऑपरेशन होना चाहिए। बट हर साल UGC चेयरमैन लिखते हैं, और हर साल लेस देन 50% कॉलेजेस इवन केयर टू रिस्पॉन्ड, मतलब 50% कॉलेजेस रिस्पॉन्ड भी नहीं करते उस लेटर को। और जो बाकी 50% रिस्पॉन्ड करते हैं वो इतना हैपहैजर्ड वे में रिस्पॉन्ड करते हैं। कई कॉलेजेस बोलते हैं कि हमारे पास एक भी सालों में एक भी डिस्क्रिमिनेशन का केस नहीं आया, जबकि उस कॉलेज में शायद कोई सुसाइड हुआ है किसी SC ST बच्चे का, राइट। कुछ कॉलेजेस कहते हैं कि हमने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, हमने बच्चों को काउंसलिंग दे दिया, मतलब जो बच्चा कंप्लेंट लेके आया उसी को काउंसलिंग मिल गया। उसी को काउंसलिंग दे तो दिया। हाँ, उसी को उल्टा काउंसलिंग कर रहे हैं। तो इस हिसाब से सब रिस्पॉन्सेज है, तो एक तरीके से लग रहा है कि इम्प्लीमेंटेशन जो है इक्विटी गाइडलाइंस का ये नहीं है। दूसरा, अवेयरनेस भी नहीं है, ना बच्चों में है और ना ही स्पेशली इंस्टीट्यूशंस में इसका अवेयरनेस है। और तीसरा कारण ये भी लगता है कि कहीं पे इंस्टीट्यूशंस जो है अगर ये गाइडलाइंस इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो इसका कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है। मतलब अगर विशाखा गाइडलाइंस आप इम्प्लीमेंट नहीं करते हो तो आपको 15,000 फाइन है एज ए इंस्टीट्यूशन। बट SC ST गाइडलाइंस अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करते हो तो आपको कोई फाइन नहीं है, आपको कोई पूछेगा भी नहीं आपने क्यों नहीं किया। तो हमको लगा ये जो मैकेनिज्म है, जो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी वाला मैकेनिज्म है, वो भी मिसिंग है। तो हमने ये सारी चीजें कोर्ट के सामने हम लेके आए, और कोर्ट ने कहा कि ये बहुत महत्वपूर्ण इशू है। कोर्ट ने कहा कि these cases are not stopping, they are happening, and it's very unfortunate कि हम अपने जो यंग टैलेंट है SC ST कम्युनिटी से, वी आर लूजिंग इट टू दिस सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो UGC को इसके बारे में कुछ करना चाहिए। जिसपे UGC ने यही जो हमने बात की वही बात की कि इक्विटी रेगुलेशंस ऑलरेडी है, जिसपे हमने कहा कि इक्विटी रेगुलेशंस तो है बट वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे, और जो है भी वो सफिशिएंट नहीं है। तो UGC ने कहा कि वो अपना रिप्लाई 4 वीक में फाइल करेंगे। और एक्चुअली ये केस हमने फाइल किया था 2019 में, जब पायल तड़वी का सुसाइड डेथ हुआ था। और नोटिस इशू हुआ था 3 साल पहले, 4 साल पहले लगभग, और 4 साल बाद भी गवर्नमेंट हैज नॉट केयर्ड टू रिस्पॉन्ड। तो अभी तक उन्होंने अपना रिप्लाई फाइल नहीं किया है तो इस UGC पूरे इंडिया मामले गवर्नमेंट में ने। तीन तो तीन एक तरीके से हमने एक हाँ, प्लीज कंप्लीट, प्लीज कंप्लीट। जी जी, नहीं नहीं नहीं, या मुझे इतना ही कहना था। ओके। इस पूरे मामले में तीन इंस्टीट्यूशंस की भूमिका है। एक तो UGC है,
ठीक है, जी। जिसके अंडर में तमाम कॉलेजेस वगैरह हैं, दूसरा गवर्नमेंट है, और तीसरा सुप्रीम कोर्ट है, या फिर कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो भी है, जुडिशरी है। तीनों की भूमिका क्या क्या रही, क्योंकि आप पूरी प्रक्रिया को देख रहे हैं, आपने कहा कि 3 साल बाद ये मैटर आया सामने। तो यूजीसी की तरफ से देरी हो रही है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो बहुत इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है, या फिर दोनों ध्यान दे रहे हैं तो कोर्ट में भी बहुत इसको तवज्जो नहीं मिल रही है, जल्दी जल्दी डेट्स नहीं मिल रहा है। मुझे नहीं लगता इसमें कोर्ट का कोई रोल है, क्योंकि 2019 में जैसे ही फाइल हुआ केस, वैसे ही कोर्ट ने नोटिस इशू कर दिया था। ओके, तो नोटिस कोर्ट इशू अपनी जगह पे ठीक कि हाँ, मतलब कि गवर्नमेंट को, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यूजीसी और एनएएसी जो कि नेशनल अक्रेडिटेशन और असेसमेंट काउंसिल जो है, जो बेसिकली प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को रैंकिंग वगैरह देता है, है। अक्रेडिटेशन देता है। तो ये पार्टीज थी, और तीनों ने भी अभी तक, मतलब 3 साढ़े 3 साल में रिप्लाई नहीं किया। तो जब तक वो हम्म। रिप्लाई नहीं करते तब तक हम आगे भी नहीं बढ़ सकते। बट हमने कोर्ट के सामने ये बात लाई कि क्योंकि इस साल दो और सुसाइड्स हुई अनफॉर्चुनेटली, दर्शन सोलंकी जी। की जो सुसाइड हुई आईआईटी बॉम्बे हम्म। में, और हम्म। दूसरी एक डॉक्टर प्रिया जो हैदराबाद से थी, अगेन मेडिकल स्टूडेंट, उनकी हम्म। सुसाइड हुई। एक लॉ स्टूडेंट एनएलयू उड़ीसा से थी, जो शेड्यूल ट्राइब से थी, उनकी सुसाइड हुई। तो हमने कोर्ट के सामने एक एप्लीकेशन डाला कि इन द इंटरिम, जब गवर्नमेंट रिप्लाई नहीं कर रहा है, कोई नोबडी इज केयरिंग टू डू एनीथिंग अबाउट दिस, देयर आर सुसाइड्स दैट आर हैपनिंग, चिल्ड्रन आर लूजिंग देयर लाइव्स फ्रॉम दीज हम्म। कम्युनिटीज। तो इसके बारे में कुछ तो आपको अर्जेंसी दिखाना पड़ेगा। तब ये मैटर लिस्ट हुआ, और तब यूजीसी के लॉयर भी अपीयर हुए, और उन्होंने कहा कि हम 4 हफ्ते में अपना रिप्लाई फाइल करेंगे। एनडब्ल्यूएसी और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से कोई वकील नहीं आया था उस दिन। ओके, जो 6 जुलाई को जो इस पे डिस्कशन हुआ था कोर्ट में, कोई नहीं आया था जी। जी। मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से। नहीं, तरफ से ओके, वकील आए तो थे, तो हाँ। कहीं कहीं ना कहीं ये जो बड़ा सवाल है, ये सरकार पे खड़ी करती है, मिनिस्ट्री पे पे सवाल खड़ा होता है। जी, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आ, ये गाइडलाइंस तो 2012 से है, जब प्रोफेसर सुखदेव थोराट, जिनको आप जानते हो, वो यूजीसी के चेयरमैन रह चुके हैं। इन्होंने बहुत इस एरिया में काम किया है, और मैंने उनके साथ बहुत डिस्कशंस भी किए हैं। तो वो 2012 में ये गाइडलाइंस लेके आए थे, इक्विटी हम्म। गाइडलाइंस, जिसमें हम्म। एससी एसटी सेल एस्टेब्लिश करना मैंडेटरी है। ये कोई हम्म। किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी को ऑप्शनल वो नहीं है, तो ये हम्म। मैंडेटरी है। तो अभी तक अगर ये गाइडलाइंस इंप्लीमेंट नहीं हो रहे हैं, जैसे कि आप फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, पायल तडवी का जो कॉलेज था, पायल हम्म। तडवी का सुसाइड हुआ 20 मई 2019 में। हम्म। उस कॉलेज में उस समय एस सी एस टी सेल था ही नहीं, हम्म। मतलब डिस्पाइट द चाहो तो गाइडलाइंस ऑपरेट भी करते हैं उस तरीके से। नहीं। और इनफैक्ट पायल तडवी का सुसाइड होने का कारण भी ये है कि एस सी एस टी सेल अगर वहां होता तो शायद ये सुसाइड हम प्रिवेंट कर सकते थे। कर सकते क्योंकि हैं। पायल का जो केस हुआ, उसमें पायल की मम्मी ने 3 से 4 बार डीन को एक एप्लीकेशन दिया ओके। कि मेरी बेटी को इस तरीके से हैरेस किया जा रहा है, प्लीज टेक नोट, क्यों प्लीज टेक। अगर वहां हम्म। पे कोई मैकेनिज्म होता तो वो डीन को एक्शन लेना पड़ता। बट हम्म। क्योंकि वहां कोई प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं था, एसएसटी सेल नहीं था, इक्विटी गाइडलाइंस इंप्लीमेंट नहीं हो रहे थे, इस हम्म। वजह से शी फेल्ट हेल्पलेस, राइट, कि हम्म। देर इज नो सिस्टम टू टेक केयर ऑफ माई ग्रीवियंसेस। तो ये सबसे तकलीफ वाली बात है कि जब हैरेसमेंट होता है तो स्टूडेंट कंप्लेन भी करता है, लेकिन उसकी बात कोई सुनता नहीं है। जैसे पायल तडवी का आप जिक्र कर रही हैं कि उनकी माँ ने बार बार कोशिश की, तो ये एक सबसे बड़ी वजह है इस मामले में, कि अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो रुकेगा कैसे, हम किसके पास जाएं जी। ताकि हमें न्याय मिल सके। और जब स्टूडेंट्स को जी। राहत नहीं मिलती कहीं से, तो फाइनली वो डिप्रेस होते हैं और अपना डिस्टर्ब होते हैं, और धीरे धीरे फिर वो ये कदम उठाते हैं। क्या हो क्या जी। हो कि ये चीजें, आपने तमाम मामले देखे, आपने तमाम रिसर्च किया होगा पायल तडवी, रोहित वेमुला के अलावा और भी जो केसेस हुए होंगे, क्या एक कॉमन चीज आपको समझ में आए, और किस तरीके से ये चीज रुक सकती है, और और सबसे क्या अब भी करने की जरूरत
सो मैंने एक्चुअली जब रोहित वेमुला वाला जो शहादत दिन था 2 साल पहले, तब मैंने इसके बारे में बहुत सोचा है, क्योंकि इस इशू पे मैंने काम किया है, पायल तड़वी के पेरेंट्स को भी रिप्रेजेंट किया है। मैंने एक 10 पॉइंट प्रोग्राम इसमें डिवाइस किया था, और मुझे नहीं लगता कि इसका सोल्यूशन बस लीगल है। मुझे लगता है उसका सोल्यूशन सोसाइटल भी है, उसका सोल्यूशन लीगल भी है। एक कम्युनिटी का भी इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है कहीं। तो मुझे लगता है कि फर्स्टली अगर मैं लीगल सोल्यूशन की बात करूँ, तो जो हम रोड अभी रास्ता ले रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से हम गाइडलाइंस इशू करवा ले, जिससे यूजीसी और सारे कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस आर कंपेल्ड टू इम्प्लीमेंट दीज इक्विटी रेगुलेशंस, वो हो। इक्विटी रेगुलेशंस को बहुत स्ट्रिंजेंट करने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप बाकी के मैकेनिज्म्स देखो कॉलेजेस में, और क्या मैकेनिज्म्स है, एक तो विशाखा गाइडलाइन वाला मैकेनिज्म है, आईसीसी होता है कॉलेजेस में, वो तो कंपलसरी है, वो तो होना ही पड़ता है। दूसरा एक एंटी रैगिंग का सेल होता है। अगर आप एंटी रैगिंग सेल को और विशाखा के जो आईसीसी है कॉलेजेस में, उनको इक्विटी सेल्स के साथ या एससी/एसटी सेल के साथ कंपेयर करो, तो आपको लगेगा कि दे आर लैकिंग इन अ सेंस कि अगर एससी/एसटी सेल में आप देखोगे तो उसमें अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस, उसमें जो इंक्वायरी ऑफिसर है या एंटी डिस्क्रिमिनेशन ऑफिसर है, वो आपका प्रोफेसर होगा। तो बच्चे कैसे उस ऑफिसर के पास जाएंगे अपना कंप्लेंट लेके? और इसके कंपैरिजन में आप सक्षम गाइडलाइंस, जो विशाखा गाइडलाइंस है, वो देखो, तो उसमें स्टूडेंट्स का रिप्रेजेंटेशन है, सिविल सोसाइटी का रिप्रेजेंटेशन है, एनजीओस का रिप्रेजेंटेशन है, प्रोफेसर्स भी है। सो इट इज अ होलसम बॉडी। तो उसका कॉम्पोजिशन ही एक तरीके से डेमोक्रेटिक कॉम्पोजिशन है। दूसरा, अगर आप देखो कि विशाखा गाइडलाइंस को अगर फिर से आप कंपेयर करो, तो विशाखा गाइडलाइंस में अगर कॉलेज या इंस्टीट्यूशन इंप्लीमेंट नहीं करता है विशाखा गाइडलाइंस, तो उनको 15,000 जुर्माना है। राइट? यहाँ पे एससी/एसटी गाइडलाइन में आप करो ना करो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देर इज सम कॉन्सिक्वेंस। वैसे ही आप एंटी रैगिंग गाइडलाइंस को देखोगे, तो एंटी रैगिंग गाइडलाइंस अगर कॉलेज इंप्लीमेंट नहीं करता है, एंटी रैगिंग सेल नहीं इस्टेब्लिश करता है, सेटअप करता है, तो एंटी रैगिंग सेल ना इस्टेब्लिश करने का नेमिंग और शेमिंग होता है। मतलब न्यूज़पेपर्स में आपके पब्लिकली आपका जो कॉलेज है और इंस्टीट्यूशन, उसको उसको नेम किया जाता है। और यूजीसी आपको ग्रांट्स भी निकाल सकता है, सैंक्शंस लगा सकता है कॉलेजेस पे, कि हम आपको ग्रांट्स नहीं देंगे अगर आप ये इम्प्लीमेंट नहीं करोगे। तो ये सारा आप एससी/एसटी सेल में आप देखोगे कि कहीं पे एक देयर इज अ कास्टिस्ट वे ऑफ इवन नॉट इम्प्लीमेंटिंग द एससी/एसटी सेल। जितना ध्यान अगर एंटी रैगिंग गाइडलाइंस पे दिया जा रहा है या विशाखा गाइडलाइंस पे दिया जा रहा है, तो एससी/एसटी पे क्यों नहीं दिया जा रहा है? ये भी एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक तो ये है कि ये जो एससी/एसटी गाइडलाइंस है, इसको बहुत स्ट्रिंजेंट करनी एंड टू ब्रिंग देम एट पार विद विशाखा गाइडलाइंस एंड एंटी रैगिंग गाइडलाइंस, ये पहला मुद्दा है। दूसरा, और ये लीगल सोल्यूशन है। दूसरा ये है कि क्रिमिनल लॉ में, जैसे मैंने कहा कि क्रिमिनल लॉ जो एट्रोसिटीज एक्ट है, उसमें हमको बहुत अर्जेंटली एजुकेशन रिलेटेड एट्रोसिटीज को डिफाइन करना चाहिए, क्योंकि वो अभी नहीं है। तो अगर किसी बच्चे को अगर जाना भी है, कंप्लेंट भी करना है, एफआईआर लॉन्च करना है, उसके पास कोई रिड्रेसल ही नहीं है, क्योंकि उसका जो डिस्क्रिमिनेशन है, उसके डिस्क्रिमिनेशन को स्टेट रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा है। अगर मुझे कॉलेज हैरेस कर रहा है, मेरे फ्रीशिप फॉर्म के लिए मुझे डिले करा रहा है, मेरा एडमिशन नहीं करा रहा है, और एडमिनिस्ट्रेशन बहुत टाइम ले रहा है वो चीज करने के लिए, और मैं समझ रही हूँ कि ये कास्ट बेस्ड हैरेसमेंट है, तो आज ऐसा कोई भी लॉ नहीं है कि मैं कोर्ट जाऊं या मैं कोई एफआईआर लॉन्च करूं ये कह के कि मेरे साथ अट्रोसिटी हो रहा है, क्योंकि वो डिफाइन नहीं कर रहा है। तो ये बहुत जरूरी है कि अट्रोसिटी सेक्शन 3 को हमको एक्सपैंड करके हमको एजुकेशन वाला सेक्शन लेके आना चाहिए। तो ये लीगल इसका सोल्यूशन है। कैंपस लेवल पे बहुत जरूरी, जैसे पायल तड़वी की मदर जो है, उन्होंने एक वेबिनार में बहुत खूबसूरती से उन्होंने कहा था, बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने कहा था कि आप जैसे लोग अगर पायल को मिलते तो शायद वो मेरे साथ रहती। तो सपोर्ट सिस्टम कॉलेज के स्तर पे होना बहुत जरूरी है। हमारे फुले अम्बेडकराइट जो पेरियरिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशंस है, स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस है, ये होना, कुछ कुछ हम देख रहे हैं कि जैसे एपीपीएससी है या बापसा है, या ऐसे ऐसे जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, ये आ रहे हैं धीरे धीरे, बट ये बहुत फुल फ्लेजेड हर कॉलेज और इंस्टीट्यूशन लेवल पे होने की बहुत जरूरत है, जिससे एक सपोर्ट सिस्टम स्टूडेंट्स को मिलता है। दूसरा कि मुझे लगता है जो प्रोफेसर्स हैं एससी/एसटी कम्युनिटी से, ये हम
सब लोग ये जानते हैं कि बहुत कम प्रोफेसर SC ST कम्युनिटी से है। हम्म, जितना रिजर्वेशन स्टूडेंट लेवल पे इम्प्लीमेंट किया जाता है रिजर्वेशन पॉलिसी, उतना तो प्रोफेसर लेवल पे किया नहीं जाता है। देयर इज सो मच डेटा टू शो इज दैट। बट जो भी टीचर्स या प्रोफेसर्स है, क्या हम एक कम्युनिटी बना सकते हैं? कैन दीज टीचर्स अप्रोच स्टूडेंट्स? कैन दे बी मोर अप्रोचेबल टू आवर स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम दीज कम्युनिटीज? क्या कोई ऐसा एक प्लेटफॉर्म मतलब हम क्रिएट कर सकते हैं इंस्टीट्यूशन लेवल पे, कि जहाँ पे एक कम्युनिकेशन हो बिटवीन प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स? तो ये कम्युनिकेशन का जो प्लेटफॉर्म है, ये क्रिएट करना उतना ही जरूरी है। ये मुझे इस लेवल पे लगता है। मुझे दूसरा ये लगता है कि जो लीगल फाइट है, जैसे कि पायल तड़वी की जो लीगल फाइट है जो कोर्ट्स में है, या रोहित वेमुला का जो लीगल फाइट है, या दर्शन सोलंकी का लीगल फाइट है, अ, ऐसा लगता है कि मूवमेंट कहीं पे शुरुआत में इसको एक सपोर्ट करती है, बट फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि लीगल फाइट बहुत लॉन्ग फाइट होता है और उसमें बहुत सारे रिसोर्सेज भी लगते हैं, जैसे मॉनेटरी रिसोर्सेज है, लीगल रिसोर्सेज है, हर किस्म के रिसोर्सेज। तो वो सस्टेन नहीं हो पाती है बियॉन्ड ट्रायल कोर्ट। अगर ये केस हाई कोर्ट में जाता है तो सस्टेन करना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पे कम्युनिटी को भी कहीं पे साथ में आना चाहिए। शायद हम एक लीगल डिफेंस फंड के बारे में सोच सकते हैं, कि क्या हम एक एज अ कम्युनिटी हम एक लीगल डिफेंस फंड रेडी कर सकते हैं। हमने हाथरस के केस में भी देखा कि कितना अनफॉर्चुनेट है कि इतना शोर हुआ, बट लीगल फाइट में हम कहीं पे कम पड़ रहे हैं। तो इसके हम्म, लिए अगर हम कुछ कर सकते हैं इन इंडिविजुअल केसेस के लिए, ये भी हमको देखना पड़ेगा। हम्म। आपने एक बात, आपने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं और निश्चित तौर पर इन सब चीजों को करने की जरूरत है, लेकिन आपने एक चीज और बार बार कही कि पायल तडवी की माँ ने कहा कि अगर आप जैसे लोग मिले होते तो वो मेरे साथ होती, मेरी बेटी। तो दिशा, आपने कहा कि आपने इंजीनियरिंग करा है, फिर जी। आपने लॉ किया, प्रैक्टिस कर रही हैं। दिशा को क्यों लगा कि लॉ करने की जरूरत है इंजीनियरिंग छोड़ के? आप अपने बारे में भी बताइए प्लीज। तो मेरा बैकग्राउंड थोड़ा ऐसा है, और ये इशू मेरे लिए बहुत पर्सनल है। मेरा बैकग्राउंड ऐसा है कि मैंने इंजीनियरिंग किया तो क्योंकि आप एक बहुजन समाज से आते हो, तो आपको लगता है कि शायद आपको आप पुणे पैसे की से? जरूरत है। हेलो। आप पुणे से हैं? जी, मैं पुणे से हूँ, और मैं इनफैक्ट फूले जो है, फूले की भूमि से हूँ, जहाँ फूले ने अपना उनका कर्म भूमि है। हम्म, मैं वहीं उसी बेसिकली उसी एक गंज पेट है जहाँ पे उन्होंने काम किया, उनका घर था। हम्म, उन्होंने जो वेल था वो ओपन किया था, तो मैं उसी एरिया में ही मेरा right, जन्म हुआ है। और हम्म, उस वो जो बस्ती है बेसिकली, तो वो बस्ती में एक कहीं पे वो एक मूवमेंट का वातावरण है। तो मेरे माता जी में मेरी मॉम और मेरे डैड दोनों भी वकील तो है ही, बट ह्यूमन राइट्स के वकील है, और फुले अम्बेडकर राइट विचारधारा से जुड़े हुए हैं। तो जब मैं कॉलेज मैंने जब इंजीनियरिंग किया, तो ये सोच के किया कि हमारा फाइनेंशियल कंडीशन तो इतना अच्छा नहीं है, तो अगर कुछ करना है तो शायद फाइनेंशियल कंडीशन हमको सरपास करना हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होता है, बाद में समाज के बारे में सोचेंगे। हम्म, तो जब मैं कॉलेज गई तो मैं बहुत सपनों के साथ गई थी, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने कॉलेज में बहुत डिस्क्रिमिनेशन फेस किया। और जैसे मैंने कहा कि बहुत सिस्टमिक लेवल का डिस्क्रिमिनेशन, कोई मुंह पे हम्म, आपको ऐसे नहीं कहता है कि हम्म, हम्म, आप जाति से हो, और ऐसा डायरेक्ट फॉर्म नहीं था, ऑब्वियसली बट ऑब्वियसली हम सब ने उसी तरीके हाँ से ये। देखा। तो जैसे कि मैं कॉलेज एंटर किया मैंने, तो लॉबी में सब नाम लिस्ट लगाई होती है फर्स्ट डे ही, और लिस्ट हम्म, में आपका कैटेगरी लिखा होता है, तो वहीं पे एक रिवील हो जाता है। वहीं पे बच्चे देखना भी शुरू कर देते हैं कि किनसे दोस्ती करनी है, किनसे नहीं करनी है। हम्म, दूसरा, आप एडमिनिस्ट्रेशन की ओर जाते हो, एडमिशन आपको कराना होता है, तो आपका फ्रीशिप का फॉर्म होता है, और आपका फ्रीशिप का फॉर्म देखते ही एडमिनिस्ट्रेशन को पता चलता है आप किस कैटेगरी से हो। तो वहीं से हम्म, हैरेसमेंट शुरू हो जाता है, डीले करना आपका प्रोसेस, आपको तकलीफ देना, आपको बार बार आने के लिए कहना। तो वो एक हैरेसमेंट आपको रियलाइज होता है, और हम्म, कि ये हो रहा है। इंजीनियरिंग के क्लासेस में कोई स्कोप नहीं होता था इवन फॉर एनी काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल टॉक। तो बस सारी सबको ऐसा लगता था कि यहाँ पे बस मेरिट काम करता है और मेरिट ही काम करना चाहिए, तो एक हम्म, मेंटालिटी वैसा होता है मेडिकल और इंजीनियरिंग साइंसेस फील्ड जो होती है। और कोई जीरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी होता है। तो डिस्कशंस भी बहुत मेरिट के अराउंड होते थे बच्चों में भी। हम्म, सबके स्कोर्स पूछना, दर्शन सोलंकी के साथ हुआ, मेरे साथ हुआ, आपके साथ हुआ होगा, बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि जाते ही आप अवश्य। स्कोर्स पूछे जाते हैं।
और स्कोर्स से दोस्तियां बनती है, स्कोर्स से टीचर आपके साथ कैसा बर्ताव करेंगे ये डिसाइड होता है। क्लासेस में इनफैक्ट टीचर्स पूछते थे कि आपका कितना था ईशा, वी हैव सेफ्टी में। जस्ट 4 मिनट, तो प्लीज आप उसको उसी जी टाइम फ्रेम में। जी 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 जी। तो ये डिस्क्रिमिनेशन मैंने फेस किया था, और फिर जब मैंने ये फेस किया तो मुझे लगा कि इंजीनियरिंग में रह के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें, बहुत सारी इन सारी चीजों में काम करना बहुत जरूरी है। तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि एज अ लॉयर शायद मैं बेहतर काम कर पाऊंगी इन इश्यूज पे। मुझे लगा कि मेरी दुनिया अगर इंजीनियरिंग में होती तो बहुत सीमित होती, बट मैं लॉ में अगर कुछ करूंगी तो शायद मैं समाज के लिए कुछ कर पाऊंगी। तो ओके। इस वजह से मैंने फिर 3 ईयर का लॉ किया, और मेरा वन ऑफ द फर्स्ट इंडिपेंडेंट केसेस दैट आई गॉट व्हेन आई केम टू दिल्ली वाज पायल तड़वी का केस, जो कि मेरे लिए बहुत पर्सनल भी था एक तरीके से। ओके, ग्रेट। और आप कोलंबिया जा रही हैं एलएलएम करने के लिए? हाँ हाँ जी। या तो आप और ठीक है। दिशा, एक आखिरी सवाल है मेरा कि अब इस मामले में क्या होना है? फिर कब की डेट लगी है? क्या डिस्कशन होना है? तो इस मामले में अभी नेक्स्ट जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और डेफिनेटली कोर्ट ने इसको बहुत सीरियसली लिया है, मतलब हम एक्चुअली हमारा जितना एक्सपेक्टेशन था उससे ज्यादा सीरियसली कोर्ट ने लिया। अगर आपने हियरिंग और प्रोसीडिंग्स के बारे में पढ़ा होगा, तो कोर्ट एक्चुअली इसको, इसके इस पेटिशन के स्कोप को एक्सपैंड करना चाह रहा है। और कोर्ट कह रहा है कि हमें बस ये नहीं सोचना चाहिए कि बच्चों के कंप्लेंट्स आएंगे तो उसको कैसे एड्रेस करेंगे, हमको ये भी सोचना चाहिए कि ये बच्चे जो आते हैं बहुत डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस से आते हैं, तो इनको कॉलेज और इंस्टीट्यूशन लेवल पे मेन स्ट्रीम कैसे किया जाए, इसके लिए हम और हमको इसके बारे में सोचना चाहिए। तो ये एक अच्छी पॉजिटिव चीज है। 4 हफ्ते बाद कोर्ट ने डेट दिया है, तो अगले मंथ अराउंड अगस्त, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त डेट लगेगा। बाय देम यूजीसी ने अपना रिप्लाई शायद फाइल कर चुके होंगे, तो हमको एक आइडिया आएगा कि उनको क्या स्टेप्स लेने हैं, नहीं लेने हैं, हमको और आगे एजुकेशन क्या। मिनिस्ट्री पे भी दबाव बना रहे हैं आप लोग कि वो लोग भी अपना जी 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 वक्त जी, कर। बहुत जरूरी है। जी हम्म। जी जी। या थैंक यू सो मच दिशा, आपने वक्त दिया और काफी बेहतर तरीके से इस पूरी बातचीत को समझाया। और हम उम्मीद करते हैं, जैसा आपने कहा कि कोर्ट ज्यादा सीरियसली ले रही है इसको जितना आपने सोचा था, तो हम उम्मीद करते हैं कि कोर्ट इस मामले को गंभीरता से देखेगी, क्योंकि एक बड़ा मसला है आज के वक्त में जब जातिवाद इस तरीके से होता है और बच्चे सुसाइड करने को मजबूर हो जाते हैं, इंस्टीट्यूशनल मर्डर हो रहा है। तो दिशा, थैंक यू सो मच, और हमारी नजर इस मामले पे बनी रहेगी और हम कोशिश करेंगे कि और अपडेट अपने जो दर्शक हैं उनसे उनको देते रहें। और हम आपसे भी उम्मीद करते हैं कि जो जो इसमें डेवलपमेंट होगा हम लोग बातचीत करते रहेंगे। जी बिल्कुल, थैंक यू। देखते रहिए दलित दस्तक। जय हिंद।